हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। और इससे पहले वाले में मैंने आपको हिस्ट्री का पहला चैप्टर कराया था जिसका नाम था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आज के इस चैप्टर में हम भारत से जुड़ी हुई कहानी देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको यूरोप के बारे में पढ़ाया था कि यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद का उद्गम हुआ, वैसे ही हमें जानना है कि भारत में कैसे जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो कैसे पनपी और भारत आपका आज़ाद होने से पहले कौन कौन से आंदोलन करता है, वो हमें सब कुछ इस चैप्टर में जानना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि भारत पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ, यानी कि ये स्टार्ट जो आपका हुआ था वो 1914 से स्टार्ट हुआ था और 18 तक चला था, कम से कम 4-5 साल तक चला था ये। और इसका भारत पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा, भारत पर भी पड़ा, बाकी देशों पर भी पड़ा, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसके अंदर ब्रिटेन भी था, तो इसलिए उसके ऊपर जो असर पड़ेगा उसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत तो था उसका गुलाम। तो जैसे जैसे खर्चे वर्चे बढ़े किसके, ब्रिटेन के युद्ध के दौरान, वही क्या खर्चा निकालने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया कि भारत पर बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी महंगाई वगैरह बढ़ने लग गई, बहुत सारे गांवों में जबरन भर्ती होने लग गई, लोगों को बिना मर्जी के उनको फौज में भेजा लग गया। और बात यहाँ तक भी नहीं रुकी, उस समय ऐसा हुआ कि जो भी हमारी फसलें थी वो भी धीरे धीरे ख़राब होने लग गई। तो आप ये समझिए कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया तो इसका अगर प्रभाव देखें भारत के ऊपर, वो बहुत ही गहरा और बहुत ही बुरा पड़ा, जिससे यहाँ के लोगों का जो जीवन था वो काफ़ी कठिन हो गया था। ठीक है, इसी बीच में महात्मा गांधी भी आते हैं, 15 के बाद से महात्मा गांधी आते हैं और अंग्रेजों से बात चलती है कि जो भी आपने टैक्सेस लगाए हैं उनको हटा दीजिए। बट वो कहते हैं कि युद्ध के बाद हटा दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, यानी कि वो युद्ध के बाद भी इन टैक्सेस को लागू करके ही रखते हैं। इसी दौरान जब महात्मा गांधी आते हैं तो वो अपने इस कार्यक्रम के दौरान एक सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। सत्याग्रह का मतलब ये था कि ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने का एक नया तरीका था, यानी कि आप ये समझिए सत्याग्रह की मीनिंग होती है शांतिपूर्ण आंदोलन, पीसफुल प्रोटेस्ट, जिसमें हिंसा की बिल्कुल जगह नहीं होती है। ठीक है, इसमें होता है सत्य पर अडिग रहना और इसमें केवल विरोध नहीं होता, ये तरीके से आप ये समझिए कि इसका इस्तेमाल नैतिक शक्ति के रूप में किया जाता है। तो जब महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे थे तो उन्होंने बहुत सारे जो आंदोलन किए वो इसी विचार को लेकर के किए, और उनके 3 सबसे पहले जो सबसे बड़े सत्याग्रह थे वो हुए थे चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में। चंपारण में 1916 में हुआ था, जहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाया। खेड़ा में जो हुआ वहाँ पर सूखे के समय किसानों को टैक्स माफ़ करवाने की मांग करी। और अहमदाबाद में जो हुआ वो कपड़ा मिल मजदूरों के वेतन के लिए आंदोलन किया गया था, जो कि महात्मा गांधी तीनों ही एक ये समझिए कि वो सक्सेसफुल रहे। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये समझिए कि जब भारत में ऐसे ऐसे आंदोलन चल रहे हैं और अंग्रेज़ों को उनको एक तरीके से दबाया जा रहा है, दबाए जाने का मतलब ये कि भारतीयों की बात मनवाई जा रही है, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक नया नियम ला दिया ताकि जो आंदोलन वगैरह है ना वो सही से ना चले। और उस नियम का ही नाम था भाई रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट जो आपका आया वो 1919 में एक ऐसा काला कानून था, आप ये समझिए, जिससे ब्रिटिश सरकार के बहुत सारे जो अफसर थे ना उनको पावर्स दे दी गई। और इसके तहत क्या था कि बिना किसी मुकदमे के किसी को भी आप जेल में डाल सकते थे। तो आप ये समझिए कि अंग्रेज़ों ने हमसे कहा था कि हम भाई छूट दे देंगे, रियायत दे देंगे आपको युद्ध के बाद, बट आप ये समझिए कि 1919 में जैसे ही युद्ध खत्म हुआ उन्होंने एक और हमारे ऊपर एक तरीके से प्रहार कर दिया, बेसिकली हमारे ऊपर गलत काम कर दिया, और वो था भाई रॉलेट एक्ट। और ये रॉलेट एक्ट भी ऐसा था कि भाई बिना किसी मुकदमे के किसी को भी आप 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हो, यानी कि कोई भी सवाल नहीं है, सीधा जेल। अब गांधी जी ने सोचा कि भाई हमें इस आंदोलन इसके खिलाफ भी आंदोलन करना चाहिए, और उन्होंने यहाँ से भी स्टार्ट किया भाई रॉलेट सत्याग्रह। लेकिन हुआ क्या कि जब वो रॉलेट सत्याग्रह करते हैं और बहुत सारे लोग इनके साथ इस आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, इसी बीच में एक घटना घट जाती है 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जो ये घटना घटती है वो जलियांवाला बाग मैसेकर जिसको कहते हैं, यानी कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बहुत ही बड़ा शांतिपूर्ण जनसमूह जमा हुआ। यानी उस समय बैसाखी का मेला लगा हुआ था, बहुत सारे जो लोग थे वो आए हुए थे उस बाग में, जलियांवाला बाग में बेसिकली। और वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका उत्तर भारत था उस समय मार्शल लॉ लागू होता था ताकि जो आंदोलन वगैरह है वो ना किया जाए। और मार्शल लॉ के तहत क्या होता है कि जो भी सेना का जो जनरल होता है उसके
हाथों में बागडोर दे दी जाती है। इसी बीच में जो सेना का जनरल था, जनरल डायर, वो उस बाग में पहुंचता है, यानी कि जलियांवाला बाग में पहुंचा। उसने जितने भी रास्ते थे उस पार्क के जहाँ पर भीड़ थी, जहाँ पर बैसाखी का मेला लगा हुआ था, उस में पहुंचा और उसने क्या किया, जितने भी एग्जिट गेट थे उन सभी को बंद करवा दिया। और बंद करवाने के बाद सभी लोगों पर एक तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी और बहुत सारे जो लोग थे वो मारे गए। अब जैसे ही ये खबर फैली, नॉर्मल सी बात है कि पूरे देश भर में गुस्सा फैलेगा और जगह जगह हड़तालें, प्रदर्शन और जो भी इमारतें थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उन सब पर हमले होना स्टार्ट हो गए। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सत्याग्रह चल रहा है, सत्याग्रह यानी कि रॉलेट सत्याग्रह, और इस रॉलेट सत्याग्रह में क्या है, अहिंसा की कोई जगह नहीं है। तो महात्मा गांधी ने जैसे ही देखा कि यहाँ पर जो आंदोलन है वो हिंसा ने रूप ले लिया है, तो वो क्या करते हैं, रॉलेट सत्याग्रह को वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। यानी कि जो रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया था जिस आंदोलन को रोकने के लिए, उस आंदोलन को बिना किसी उद्देश्य की प्राप्ति के बंद करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो आंदोलन था वो क्या हो गया भाई, वो एक उसने अहिंसक रूप ले लिया। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं भाई आगे। इसी वक्त की बात है जब मार्च 1919 में आप ये समझिए कि एक मूवमेंट और चल रहा था आपका, जिसको बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। क्या कहते हैं भाई, खिलाफत मूवमेंट, जिसको दो भाइयों ने चलाया था, शौकत अली और मोहम्मद अली भाइयों ने चलाया था। और इनका जो मकसद था वो ये था कि जो भी खलीफा थे उस समय, जो मुस्लिम समुदाय था, उनका एक अपना सर्वोच्च लीडर होता है जिनको खलीफा कहा जाता है। तो जो खलीफा है, यानी कि खलीफा की सत्ता को बचाने के लिए इन लोगों ने आंदोलन किया था, जो कि तुर्की के खलीफा को ब्रिटिशर्स ने हटा दिया था। तो उसी को लेकर के यहाँ पर आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर हम इस आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम जो है वो आपस में मिलकर के एक तरीके से आंदोलन करेंगे। और इसको लेकर के उन्होंने कांग्रेस से भी बात करी और कांग्रेस के नेताओं ने भी इसके लिए अपना सपोर्ट दे कि ठीक है भाई, हम इनके साथ मिलकर के अपना आंदोलन स्टार्ट करेंगे। और फाइनली जो ये मूवमेंट अकेले चलाया जा रहा था, जिसका नाम खिलाफत मूवमेंट था, उसका नाम बदल करके हो गया भाई नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट की। तो देखिए, जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था वो जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ और सबसे पहले जो आंदोलन था वो शहरों में फैला। और वहाँ पर ये समझिए, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट का सबसे मेन मुद्दा यही था कि भाई हम क्या करेंगे भाई, कॉपरेट नहीं करेंगे, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। जो भी चीज़ें उनके साथ हम कर रहे हैं उन सब चीज़ों का बॉयकॉट किया जाएगा, यही इसका असली मतलब है। तो जो भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, जो टीचर्स थे उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया, जो लॉयर्स थे उन्होंने कोर्ट में केस लेना छोड़ दिया, और जो भी काउंसिल के चुनाव हुआ करते थे उसका भी बहिष्कार किया जाने लगा। और इस तरीके से नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई। जो भी लोग थे उन्होंने विदेशी कपड़े और जो भी विदेशी सामान थे उनका इस्तेमाल करना छोड़ दिया। जो शराब की दुकानें थी उनका घेराव करना स्टार्ट कर दिया गया ताकि आंदोलन किया जा सके। ठीक है, अब इस तरीके से शहरों में आंदोलन चल रहा था। अब देखते हैं कि जो गांव है वहाँ पर किस तरीके से इस आंदोलन को मतलब निभाया गया। तो जो गांव थे वहाँ पर भी आंदोलन बहुत ही तेज़ गति से चल रहा था। जो किसान थे, जो आदिवासी थे, वो भी इस आंदोलन से जुड़ गए। और इनका गुस्सा किससे था भाई, इनका गुस्सा था ज़मींदारों से और महाजनों से, क्योंकि वो बहुत सारे इनसे पैसे जो थे वो ज़्यादा ब्याज पर इनको देते थे, इनसे टैक्स वगैरह वसूला करते थे। तो जो भी किसान थे, जो आदिवासी थे, वो अपने अधिकार के लिए यहाँ पर एक तरीके से वो इससे क्या कहते हैं, खिलाफत मूवमेंट में, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में जुड़ गए। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो आंदोलन था इसका लोकल जगहों पर क्या क्या असर था। तो अवध में, और अवध की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी वही था कि जो किसान थे वो एक तरीके से यहाँ पर आंदोलन में हिस्सा बने और उन्होंने ज़मींदारों के खिलाफ, जो लैंडलॉर्ड्स थे, ताल्लुकदार थे, उनके खिलाफ नेतृत्व के आंदोलन किया। और वही था कि जो भी लगान वगैरह वो लोग लेते थे उसके खिलाफ इन लोगों ने आंदोलन किया। इसी बीच में एक सभा बनी जिसका नाम था ओढ़ किसान सभा, जिसको बनाया था जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और भी कुछ तमाम नेता थे जिन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, तो ये भी उसी का ही एक मुद्दा है, किसका, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट का, ताकि इसके ज़रिए एक अलग हम ग्रुप बना लें और इसमें जो भी किसान वगैरह लोग आते हैं उनके हम हक की बात करें। ठीक है, और इसी बीच में एक और आंदोलन था भाई, आदिवासी आंदोलन, जो कि आंध्रा के गुडेम हिल्स में था। ठीक है, और यहाँ पर जो नेतृत्व किया वो अल्लूरी सीताराम राजू ने किया और इसने गुरिल्ला युद्ध तरीका अपनाया। बेसिकली एक अलग हिंसक तरीका है ये, आप ये समझिए। और इसकी वजह से क्या हुआ कि इसने पुलिस स्टेशन पर हमले वगैरह किए, जिसकी वजह से राजू को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और 1924 के समय में इसको फांसी दे दी गई। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि लोकल जो इलाके थे वहाँ पर इस तरीके से आंदोलन चला। अगर प्लांटेशन वर्कर्स की बात करें तो प्लांटेशन वर्कर का जो आंदोलन था वो असम की साइड्स में चला, क्योंकि उस समय एक नियम
नियम हुआ करता था, और वो नियम था भाई इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859। इसके ज़रिए क्या था कि जो भी मजदूर हैं उनको बागानों से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, यानी अगर काम कर रहे हैं तो उनको अलाउ नहीं है कि वो बाहर जा सकते हैं। तो उन्होंने सोचा भाई कि हम भी इस आंदोलन में जाएंगे, और उन्होंने इसमें एक तरीके से ये समझिए कि आंदोलन में हिस्सा लिया, और उनके स्वराज का मतलब था कि भाई हम आज़ादी से घूम सकें एक तरीके से, ठीक है। सबका अपना अपना मतलब था आज़ादी को लेकर के, और इस तरीके से जो आंदोलन था वो चल रहा था, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आंदोलन के अगले पड़ाव पर, जिसका नाम है सिविल डिसओबीडियंस। तो फरवरी 1922 में, यानी फरवरी 1922 में क्या होता है कि ये आंदोलन चल ही रहा होता है। कौन सा वाला, जो मैंने अभी बताया, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। इसी बीच में क्या होता है कि फरवरी 1922 में क्या होता है कि एक हिंसक भीड़ होती है, वो चौरी चौरा से गुजर रही होती है, और वहाँ पर पुलिस स्टेशन पड़ता है। उस पुलिस स्टेशन में वो आग लगा देती है, और वहाँ के जो भी पुलिस स्टेशन होते कुछ वाले, मतलब पुलिस स्टेशन जो होता है वो जल जाता है, और वहाँ के कुछ पुलिस वाले भी जल जाते हैं। और नॉर्मल सी बात है कि जो आपका ये मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, इसको वापस लेना पड़ता है, क्योंकि ये किस में चला गया, ये अहिंसा में चला गया, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर रॉलेट सत्याग्रह में अहिंसा ने जगह ले ली थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये जो आंदोलन था आपका वो अहिंसा में तब्दील हो गया, और इस वजह से महात्मा गांधी ने क्या किया, इस आंदोलन को भी कॉल्ड ऑफ कर दिया। लेकिन कुछ नेताओं ने सोचा कि हमें राजनीति में वापस आना चाहिए, और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। कांग्रेस के भीतर ही पार्टी बनाई थी, और इनका मतलब यही था, इनका मकसद ये था कि भाई जो भी इलेक्शन वगैरह होंगे ब्रिटिशर्स के काउंसिल पॉलिटिक्स वाले, उसमें हम क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ की मैं बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू और वो जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने क्या किया, ये नौजवान नेता थे, ये चाहते थे कि भाई आंदोलन चलता ही रहे, और इनका एक ही सपना था कि भाई हमें जब तक पूर्ण स्वराज नहीं मिल जाता तब तक हम आंदोलन करते ही रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था वो बंद हुआ, और उसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ पर घटित हुई। चलिए अब बढ़ते हैं भाई अगले टॉपिक पे। अब समझते हैं कि 1920 के आखिर में क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिससे भारत की राजनीति को बदल दिया गया। तो 1920 के एंड में क्या हुआ, सबसे पहले तो भाई इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, 1928 में आया, और वो बहुत ही बड़ी मंदी थी, एक तरीके से बहुत ही बड़ी मंदी, क्योंकि इससे क्या हुआ कि बेसिकली अमेरिका की वजह से हुआ था, पूरे के पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ गई थी, और यहाँ पर हर एक चीज़ की जो कीमतें थी वो बढ़ गई थी, और विदेशों की जो मांग थी वो कम हो गई, भारत के निर्यात भी जो थे वो घट गए, और इसकी वजह से आप ये समझिए कि जो किसानों की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हर एक चीज़ का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दूसरा ये हुआ कि 1928 के समय में क्या हुआ कि भारत में एक कमीशन आया जिसका नाम था साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन को भेजने का जो मेन मकसद था वो ये था कि भारत का जो संविधान चल रहा है, इंडियन को कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो कहते हैं, उसको बदला जाए, उसमें जो जो बदलाव करने हैं वो करे जाए, और उसके लिए ही साइमन कमीशन को भेजा गया था। लेकिन साइमन कमीशन को में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, यानी कि भारत के लिए नियम तो बनाया जाएगा लेकिन उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, और इसी को लेकर के जो देश के जो लोग थे वो आंदोलन पर आ जाते हैं, और साइमन कमीशन में जो साइमन नाम का जो ऑफिसर होता है उसके खिलाफ नारे लगाते हैं, साइमन गो बैक के। और इस तरीके से आप ये समझिए कि भारत में एक और छोटा सा आंदोलन चलता है साइमन कमीशन को लेकर के, साइमन गो बैक। और तीसरी जो घटना घटती है वो घटती है अभी पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन की। तो कांग्रेस का लाहौर में सेशन हुआ 1929 के समय में, जिसका जो अध्यक्ष थे, जो उस समय प्रेसिडेंट थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने पहली बार कांग्रेस से कहा कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और इस तरीके से समझिए कि यहाँ से स्थितियाँ और भी बहुत ज़्यादा बदलने लग गई। ओके, अब चलते हैं भाई अगले टॉपिक पे। तो जब ये सब चीज़ें हो गई तो 1930 में एक सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के भीतर ही एक मार्च होता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट मार्च, ठीक है। अब सॉल्ट मार्च ही क्यों चुना, यानी कि सॉल्ट को लेकर के ही आंदोलन क्यों करा गया। तो गांधी जी ने नमक को इसलिए चुना, सॉल्ट को इसलिए चुना, क्योंकि सॉल्ट जो है आपका वो एक ऐसी चीज़ है जो हर वर्ग, गरीब या फिर अमीर, हर एक व्यक्ति जो है इसका इस्तेमाल करता है, और इसीलिए ये एकता का प्रतीक बना। उस समय क्या था कि ब्रिटिशर्स के पास ही पावर था कि वो नमक बना सकते थे और उसको बेच सकते थे, और इसीलिए महात्मा गांधी ने सोचा भाई कि इसके ऊपर हमें विरोध करना चाहिए बेसिकली, और इसके ज़रिए मैं जनता को जोड़ सकता हूँ। उन्होंने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया, दांडी से स्टार्ट किया, और शुरुआत करा भाई 12 मार्च 1930, यानी कि 12 मार्च 1930 को ये जो यात्रा है उनकी स्टार्ट होती है, और फाइनली दांडी में पहुँचते हैं वो
साबरमती से स्टार्ट होती है, दांडी पहुंचते हैं और जो दांडी है आपका वो भी गुजरात में ही है, साबरमती भी गुजरात में ही है और वो 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही समुद्र के किनारे वो एक मुट्ठी नमक बनाते हैं और फाइनली उन्होंने ब्रिटिशर्स का जो लॉ था वो तोड़ दिया। नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स का लॉ तोड़ा गया है, तो जितने भी नेता वगैरह थे, ये जो आंदोलन था इसमें बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी महिलाएँ थी, वो सभी इसमें जुड़ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जिन जिन ने नमक वगैरह बनाया उन सभी को एक तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया और जैसे ही गिरफ्तार किया गया तो यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल सी बात है कि जो आंदोलन चल रहा है वो धीरे धीरे थोड़ा सा थम सा जाएगा और हालत यहाँ से बिगड़ने स्टार्ट हो गए, क्योंकि जितने भी नेता थे, नेहरू, गांधी जी, ये सबको जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफ़ी ब्रूटल एक्शन अपनाया भाई कि हमारे नियम को ये लोग तोड़ रहे हैं और इसकी वजह से महात्मा गांधी ने सोचा कि भाई अभी थोड़ा आंदोलन को हम रोक देते हैं। फाइनली यहाँ पर आप ये समझिए कि महात्मा गांधी जेल में चले गए। ठीक है, अब इसी बीच में क्या हुआ कि जब महात्मा गांधी जेल में चले गए तो इसी बीच में कुछ सम्मेलन हुए थे जिसको हम कहते हैं गोलमेज सम्मेलन। और गोलमेज सम्मेलन का जो अर्थ था वो यही था कि भारत को आज़ादी देने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर लंदन में बुलाया था, लेकिन जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुई उसमें महात्मा गांधी नहीं जा पाए क्योंकि वो जेल में थे। जो दूसरा वाला हुआ उसमें इरविन से बात चली, जो उस समय वायसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने बोला कि भाई हम दोनों समझौता करते हैं, मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालता हूँ और जो भी चीज़ें हैं उसको डिस्कस करके सॉर्ट आउट करके और तुम फिर हमारे साथ कहाँ चलो, जो गोलमेज सम्मेलन है वहाँ पर चलो। ठीक है, तो वहाँ पर वो जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल में, लेकिन वहाँ पर भी क्या होता है कि कोई बात नहीं बनती है क्योंकि वहाँ पर अलग अलग गुट हैं। राजा महाराजा कह रहे हैं कि हमारे एरिया पर कांग्रेस का राज नहीं है तो फिर हम आज़ादी कैसे इनको दे दें, ऐसा कुछ करके होता है। बट यहाँ पर भी बातचीत नहीं बनती है, अलग अलग लोगों का अलग अलग अपना अपना पक्ष था। कांग्रेस कहती कि हमारा पूरे भारत पर राज है, मतलब कि हमारी जो पकड़ है पूरे भारत पर है, लेकिन जो महाराजा कहते थे कि भाई नहीं, इनकी पकड़ हमारे राज्य पे नहीं, अपने राज्य को हम खुद ही चला रहे हैं, तो ऐसे में आज़ादी देना संभव नहीं समझा गया। और यहाँ पर ये समझिए कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पर बात नहीं बनी। ठीक है, और इसी बीच में गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था जिसमें कुछ चीज़ें मानी गई थी गांधी के ज़रिए और कुछ चीज़ें मानी गई थी जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन उनके ज़रिए। आपके इसमें ज़्यादा डीपली नहीं है, बस इतना ही है कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ओके, अब इसी बीच में क्या होता है कि जब महात्मा गांधी वापस आते हैं तो फिर से वो आंदोलन को शुरू करते हैं और लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि 1934 तक 1934 तक क्या होता है कि जो आंदोलन था आपका उसका जो मोमेंटम था वो धीरे धीरे ख़त्म सा होने लग जाता है। ठीक है भाई, अब ख़त्म क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। चलिए समझते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस को कैसे देखा और कैसे लोगों ने इसमें भाग लिया, यानी कि जो आपका आंदोलन था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे। तो इसमें जुड़े हुए थे भाई रिच पीजेंट यानी कि धनी किसान। इन किसानों की सबसे बड़ी मांग ये थी कि जो भी लैंड रिवेन्यू है वो कम कर दिया जाए। और शुरुआत में ये लोग आंदोलन में जुड़े, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि गांधी जी ने मूवमेंट को बिना उनकी मांगे पूरा होते हुए ही वापस ले लिया और इसीलिए वो लोग दोबारा नहीं जुड़े। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसका मोमेंटम कम कैसे हुआ। दूसरा, जो गरीब किसान थे उनकी मांग ये थी कि जो भी किराया वगैरह लिया जाता है, वही टैक्स आप ये समझिए, वो एक तरीके से बंद हो जाए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट नहीं किया, और क्योंकि अगर वो करते तो नॉर्मल सी बात है, इसकी वजह से जो लैंडलॉर्ड्स थे उनसे बात नहीं बन पाती, तो इसकी वजह से पुअर पीजेंट पीछे हट गए। बिजनेस क्लास की अगर मैं बात करूँ तो इन लोगों को डर था कि इनका जो व्यापार है विदेशी सामानों से नुकसान झेलेगा और साथ ही बढ़ता हुआ सोशलिस्ट असर भी उन्हें परेशान कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर भारत में जो सरकार आने वाली थी वो सोशलिस्ट आने वाली थी। सोशलिस्ट में क्या होता है भाई कि सब कुछ सरकार के जरिए ही चलाया जाता है, जिसके जरिए जो कैपिटलिस्ट है उनको अवसर नहीं मिलता, और कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो बिजनेस क्लास वाले होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, ये वाला जो दल था वो भी पीछे हट गया। जो वुमेंस थी, शुरुआत में जो वुमेंस थी उन्होंने भी आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, मार्च में शामिल हुई थी, जैसे कि मैंने आपको सॉल्ट मार्च में बताया था। उन्होंने बहुत सारे धरने दिए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस के भीतर उनको कोई नेतृत्व की भूमिका नहीं दी गई, और इस वजह से क्या हुआ कि जो आंदोलन है इसने अलग अलग वर्ग के लोग खो दिया। ठीक है, अब बात करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की सीमाओं की, यानी कि इसके लिमिट्स की, कि क्यों कुछ वर्ग इससे नहीं जुड़ पाए। ठीक है, तो जो दलित थे वो क्यों नहीं जुड़ पाए भाई। उनकी मांग थी कि भाई आरक्षण दी जाए, उनके लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दिया जाए, जो कि महात्मा गांधी चाहते नहीं थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई गई थी, और
इसका क्या था कि गांधी जी से बहुत ज़्यादा टकराव था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम हो, मतलब कि जो जिस जाति का है वो उसी जाति को वोट दे। महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहते थे और इसकी वजह से इनके बीच में काफ़ी टकराव था। और ये टकराव वहाँ पर भी देखने को मिलता गोलमेज सम्मेलन के समय में भी। और इसी को लेकर के एक पैक्ट होता है, पूना पैक्ट समझौता, जिसमें गांधी जी और अंबेडकर के बीच में ये समझौता होता है। और फाइनली बात चलती है कि भाई आपको सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम नहीं देंगे, लेकिन आपको हम एक देंगे रिजर्वेशन इलेक्टोरेट सिस्टम। यानी कि आप ये समझिए कि जो भी चुनाव होंगे, चुनाव नॉर्मल तरीके से ही होंगे, बस कुछ सीटें जो होंगी वो रिजर्व कर दी जाएंगी कि इस पर दलित ही आएगा, जैसा कि आज के समय पर होता है। और यही समझौते की वजह से महात्मा गांधी और जो अंबेडकर है वो आपस में मिल जाते हैं और इस तरीके से आप ये समझिए कि पूना पैक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, अब बात करता हूँ मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग जो थी इसकी इसके जो नेता थे उसमें थे मोहम्मद अली जिन्ना। और जिन्ना ने भी मुस्लिम्स के लिए रिजर्व सीट्स की मांग करी, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम लोग ऐसे थे जो सिविल डिसएबल्ड मूवमेंट से दूर रहे, उन्होंने यानी कि उन्होंने इसका हिस्सा नहीं माना। और इसी वजह से आप ये भी समझिए कि वो भारत के बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो उन्होंने अपना एक अलग देश की भी डिमांड करी थी, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर वो लोग, मालूम नहीं था मतलब उनका शक था कि अगर वो भारत के साथ रहेंगे तो आने वाले समय में उनके बहुत सारे जो अधिकार हैं वो कांग्रेस द्वारा या फिर यहाँ की सरकार द्वारा नहीं दिए जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने भी सिविल डिसअबीडियंस मूवमेंट से दूरी बना करके रखी थी। ठीक है, तो यही था हमारा कि आखिर कौन कौन से जो वर्ग थे वो इससे दूर रहे थे और कैसे इनके बीच समझौता हुआ था। ठीक है, तो अब चलिए अब बढ़ते हैं भाई आगे। अब हम बात करेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स की, यानी कि हमारा आखिरी टॉपिक। तो आखिर जो एकता की भावना है भारत में कैसे पनपी। तो सबसे पहले जो इसका मेन रोल है वो कल्चर के जरिए, यानी कि लोगों को राष्ट्र की भावना से जोड़ने का सबसे जो महत्वपूर्ण हथियार है वो वहाँ की संस्कृति होती है। इतिहास, कहानियाँ, गाने, लोक कथाएँ, इन सब ने लोगों को एक साझा अतीत का एहसास दिलाया और इससे लोग सोचने लगे कि वो एक ही देश का हिस्सा है। तो सभी लोग तभी आपस में एक आंदोलन के प्रति वो जुड़ पाए। दूसरा ये था कि 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग बनाया था, जिसमें 3 रंग थे, रेड, ग्रीन एंड वाइट। और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये, तो ये बनाया था, बीच में चरखा था जो कि दर्शाता था सेल्फ रिलायंस को और आज़ादी की तैयारी को। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी जिसने एक तरीके से आप ये समझिए कि लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर था ये इतना ही था। इसमें पूरी कहानी नहीं है कि भारत आज़ाद कैसे हुआ, लेकिन एक और बात, इसके बाद भारत आज़ाद हो गया था। 1942 के समय में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, अंग्रेजों भारत छोड़ो जिसको कहते हैं 1942 में, और ये बहुत ही बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ था। और फाइनली करते करते लास्ट में अंग्रेजी हुकूमत जो थी उन्होंने माना कि भाई हम ज़्यादा समय तक अब राज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा ही कुछ ना कुछ आंदोलन होते जा रहे हैं, तो ऐसे हमारे काम करने में दिक्कत आ रही है। और फाइनली देश को आज़ाद करना पड़ता है और इस तरीके से 15 अगस्त 1947 को भारत नाम का जो देश था वो आज़ाद हुआ और 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान है उसको आज़ाद किया गया था। ठीक है, तो यही था हमारा भाई पूरा का पूरा चैप्टर, यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और मैं मिलता हूँ भाई आपसे अब अगले वीडियो में। और अगर आपने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और मैं मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। और बाकी आप मुझे कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं अगर आपको ये चैप्टर बढ़िया लगता है तो। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू।